નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સંજ્ઞા વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેમાં આપણે એના બે પ્રકારો જે છે વ્યક્તિવાચક અને જાતિવાચક વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે ફરી પાછા સંજ્ઞા જે છે એના ત્રણ જે પ્રકાર બાકી રહી ગયા હતા તેનો અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલાં જૂનું આપણે યાદ કરી લઈ અને વ્યાકરણનો આ જે છે એ પાયો છે સંજ્ઞા. એટલે આપણે જૂના જે છે એ ગયા લેક્ચરના જે પ્રકારો હતા એની વાત કરી દઈએ. સૌથી પહેલાં સંજ્ઞા એટલે શું? તો સંજ્ઞા એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ, જાતિ, સમૂહ, ભાવ આદિ ભાવ વ્યક્તિ, જાતિ, સમૂહ, દ્રવ્ય, ભાવ આવા જે શબ્દો જે છે એને અભિવ્યક્ત કરનાર જે શબ્દો છે તેને આપણે સંજ્ઞા કહીએ છીએ. સંજ્ઞાની અંદર વ્યક્તિ પણ આવે છે, જાતિ પણ આવે છે, દ્રવ્ય પણ આવે છે અને ભાવ પણ આવે છે. આવા શબ્દો જે છે એને સૂચિત કરનાર જે શબ્દો હોય તેને આપણે સંજ્ઞા કહીએ છીએ. અને તેના પહેલો પ્રકાર છે એ વ્યક્તિવાચક હતો, જેની અંદર વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થના કોઈ પણના નામ દર્શાયા હોય, નામનો નિર્દેશ કરનાર હોય એને આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેતા હતા. જાણે દાખલા તરીકે ગંગા જે છે પવિત્ર નદી છે, તો નદી છે પણ કઈ? ગંગા. પછી પર્વતનું નામ લઈએ તો પર્વત જે છે એમાં હિમાલય પર્વત છે, તો અહીંયા પર્વતનું નામ થઈ ગયું. શહેર છે તો અમદાવાદ શહેર છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાઓ ગણાય છે. જાતિવાચકમાં શું હતું કે નામની જગ્યાએ સમગ્ર જાતિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હતો. જાતિ એટલે ઘણી બધી જાતિઓ છે, બધાની, પશુ પક્ષીની, મનુષ્યની, પદાર્થોની, વસ્તુની, તમામની જાતિ જોવા મળે છે. તો જાતિ જે છે એમાં એક નહીં પરંતુ સમગ્ર જાતિને આપણે જોઈએ તેને જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે નદીઓનું પાણી પવિત્ર હોય છે, તો નદી જે છે એક નદી નહીં, બે નદી નહીં, બધી નદીઓનું પાણી કેવું હોય છે? પવિત્ર હોય છે. પર્વતો બધા જ ઊંચા હોય છે, તો પર્વત એક નહીં પરંતુ તમામ પ્રકારના પર્વત કેવા હોય છે? ઊંચા હોય છે. તેવી જ રીતે સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ દયાળુ હોય છે, તો અહીંયા એક સ્ત્રી નહીં પરંતુ બધી સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ દયાળુ હોય છે. તો અહીંયા આપણે બે પ્રકારો જોયા હતા. હવે આપણે સંજ્ઞા જે છે એના બીજા પ્રકારોની ચર્ચા કરી લઈએ. संज्ञा का तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा. सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के एक से ज़्यादा समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा होती है. जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक से ज़्यादा समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूहवाचक में क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की संख्या जो होती है वह एक से ज़्यादा होती है. एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूहवाचक संज्ञा में आप कभी भी गलती कर सकते हैं. समूहवाचक संज्ञा में एक वचन का बहुवचन नहीं करना है. जैसे कि पेंसिल, तो इसका हमें पेंसिलें नहीं करना है, तो ये बहुवचन हो गया. ये जो है
वह बहुवचन, एक वचन का बहुवचन नहीं करना है। एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं उससे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द होता है उसमें ही समूह है, इसमें हमें एक वचन का बहुवचन नहीं करना है कि भाई नदी है तो नदियाँ, लड़का है तो लड़के, ऐसा नहीं करना है। एक से ज़्यादा हो गए तो ये समूह नहीं है। समूह यानी जो शब्द होता है उसी में ही एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ रहते हैं। जैसे कि मेला शब्द, मेला, भीड़, सेना, झुंड, सभा, तो ये सारे शब्द अपने आप में एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करता है। जैसे मेला, तो मेले में एक व्यक्ति तो नहीं होगा, एक या दो व्यक्ति होगा तो हम उसे मेला नहीं कह सकते। मेले में बहुत सी दुकानें होती है, बहुत से लोग आए हुए होते हैं, तभी हम मेला कह सकते हैं। भीड़, भीड़ यानी लोगों का समूह। मैदान में कई सारे लोग उपस्थित होते हैं और कई सारे लोग आए हुए हैं, तभी हम कह सकते हैं कि मैदान में बहुत भीड़ है। सेना, एक सैनिक या एक जवान होता तो हम उसे सेना नहीं कह सकते। एक से ज़्यादा जवानों का समूह एकत्रित होगा तभी हम उसको सेना कह सकते हैं। यानी कि समूहवाचक संज्ञा में आपको क्या देखना है, एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का समूह जो है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा में कई लोग उपस्थित थे, तो यहाँ सभा शब्द जो है, सभा में बहुत से लोग उपस्थित हुए थे, तो सभा जो है वह अपने आप में एक समूह को सूचित करता है। उसी प्रकार मेले में गहनों की और मिठाई की दुकान भी लगी थी। मेले में गहनों की और मिठाई की दुकान भी लगी हुई थी। हम मेले में जाते तो वहाँ पर कई सारी दुकानें होती है और उसमें खिलौनों की दुकान, नकली गहनों की दुकानें और उसमें मिठाई की दुकान भी लगी होती है। तो यहाँ पर जो एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को जो सूचित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशुओं का बड़ा झुंड, पेड़ की छांव में बैठा था। पशुओं का बड़ा झुंड पेड़ की छांव में बैठा था। तो यहाँ पर झुंड शब्द है, यहाँ पर मेले शब्द है, सभा शब्द है, ये जो है वह समूह को सूचित करता है। परीक्षा में आपको जो वाक्य हैं समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, उसके नीचे अंडरलाइन की होगी। आपको बताना है कि यह जो है वह कौन सी संज्ञा है। आपको वाक्य में से ढूंढना नहीं है, आपको ऐसा शब्द जो है उसके नीचे अंडरलाइन की होगी। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है।
जो अंडरलाइन शब्द होते हैं उसी को ही आपको बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के एक से ज़्यादा समूह को सूचित करता हूँ, उससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है द्रव्यवाचक वाक्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? तो द्रव्य यानी वस्तु। हमारे सामने कहीं निर्जीव जो है वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे ये चौक है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये सब क्या है? एक वस्तु है। द्रव्य यानी वस्तु, द्रव्य यानी क्या? वस्तु। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो भी चीज वस्तु है उससे हम द्रव्य कह सकते हैं। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो भी चीज वस्तु है उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। द्रव्य यानी वस्तु। किसी द्रव्य यानी वस्तु जिस संज्ञा के द्वारा वस्तु का बोध हो, उससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी वस्तु, वस्तु यानी निर्जीव वस्तु, खाने पीने की वस्तु, पहनने ओढ़ने की वस्तु होती है, उससे हम द्रव्य कह सकते हैं। उसके दो स्वरूप हैं, द्रव्य के दो स्वरूप है। एक उसका घन स्वरूप, और प्रवाही स्वरूप। एक घन स्वरूप और प्रवाही स्वरूप। घन स्वरूप में क्या होता है कि नक्कर धातुओं का समावेश किया जाता है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, पत्थर, ईंट। तो यह हमारा घन स्वरूप हो गया। घन स्वरूप यानी नक्कर धातुओं का समावेश किया जाता है जो बहुत कठोर होता है। सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, ईंट, ये जो है घन स्वरूप है। और प्रवाही स्वरूप में क्या होता है कि उसमें तरल पदार्थों का समावेश किया जाता है। तरल पदार्थ यानी पानी, तेल, छाछ, दूध, घी। तो ये जो है वह प्रवाही स्वरूप हो गया, तरल स्वरूप। यानी कि आपको कहीं भी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो भी चीज वस्तु दिखाई दे उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी ही वस्तु। उसमें दो स्वरूप है, घन स्वरूप और प्रवाही स्वरूप। घन स्वरूप में क्या आएगा? नक्कर धातुओं का समावेश होगा, जिसमें लोहा, चांदी, सोना, पत्थर, ईंट ऐसे शब्द आएंगे। और प्रवाही स्वरूप में दूध, घी, तेल, छाछ, अमृत आदि शब्दों का समावेश होगा। और उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे, जैसे कि तालाब में पानी सूखने लगा। तो यहाँ पानी जो है वह क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि हमने कहा कि तरल पदार्थ जो है वह प्रवाही स्वरूप में आते। तो पानी, तेल, दूध, छाछ आदि शब्द जो है वह क्या है? वह एक प्रवाही स्वरूप है। और उससे हम क्या कह सकते हैं? उससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि
आजकल सोने के गहने लेना मुश्किल है, क्योंकि सोने की धातु बहुत कीमती होती है, वह सब नहीं ले सकते। आजकल सोने के गहने लेना मुश्किल है। तो यहाँ सोना शब्द जो है वह एक धातु है और यहाँ पर वह द्रव्य को सूचित करता है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने भिखारी को भिक्षा में रोटी दी। तो यहाँ पर रोटी जो है वह खाने पीने की वस्तु है। मैंने भिखारी को भिक्षा में रोटी दी। तो यहाँ रोटी शब्द जो है वह क्या है, वह एक खाने पीने की वस्तु है। तो यह एक द्रव्य हो गया। पेन, पेंसिल, रबर और डस्टर, बोर्ड, बेंच, मेज आदि जो शब्द है वो क्या है, द्रव्य है। द्रव्य यानी वस्तु। इसमें खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की वस्तुओं का समावेश किया जाता है। इसमें सजीव वस्तु नहीं आती है, सभी निर्जीव वस्तुओं का समावेश होता है। वैसे तो संज्ञा जो है हम जहाँ भी नज़र डालते हैं वहाँ संज्ञा ही संज्ञा है। कभी भी हमारी नज़र जहाँ पड़ती है वह सभी जो हमें दिखाई देता है वह संज्ञाओं का ही समूह होता है। तो द्रव्य यानी क्या होता है, वस्तु होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। तो भाव यानी मन के भाव। हमारे मन में कई सारे भाव रहते हैं, उन भाव जो है उसको अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आप उसकी परिभाषा देख लेते। किसी भाव, स्थिति, अवस्था को सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाव यानी कि मन के भाव जो दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम महसूस नहीं कर सकते, उसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। उसे देखा या परखा नहीं जा सकता, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लालच आदि शब्द जो हैं वो मन के भाव हैं। हमारे मन में कई सारे भाव उठते रहते हैं। कभी हमारे मन में अच्छे भाव उठते हैं, कभी बुरे भाव उठते हैं। स्थिति यानी हमारी कई स्थिति हैं। स्थिति यानी हमारे मन की कभी स्थिति अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। अवस्था यानी हमारी 3 अवस्थाएं होती है, जैसे बचपन, वृद्धावस्था
यौवन या युवानी। तो ये जो है अवस्था को सूचित करता है। बचपन में हमें बहुत मज़ा आता है, तो बचपन वह एक स्थिति को, अवस्था को सूचित करते हैं। और प्रेम, नफरत, ईर्ष्या ऐसे हमारे मन में भाव उठते रहते हैं। इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे देखा या परखा नहीं जा सकता। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई नफरत का चित्र आपको बनाना है, एक नफरत का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, तो आप तुरंत ही कहेंगे कि ये कैसा होता है, नफरत कैसी होती, उसमें हम रंग कैसे, हमने तो उसको देखा ही नहीं और हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि लालच, लालच जो है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे कि लालच बुरी बला है। तो यहाँ लालच जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नौकर बहुत ईमानदार था। तो ईमानदार, शिकारी बहुत दयालु था। तो यहाँ दयालु शब्द, यहाँ पर लालच, ईमानदार, दयालु। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जो है वह मन के भाव होते हैं। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें इसको देखा या उसे छुआ नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। प्रेम है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष से जो हमारे मन में भाव जो है उठते रहते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर 3 प्रकार जो हमने देखे हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 संज्ञाओं को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और सभी का अच्छी तरह से उसके प्रकार को समझ लेना है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि परीक्षा में आपको किस तरह से पूछा जाता है। जैसे अहमदाबाद शहर सबसे बड़ा है। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ अहमदाबाद के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो अहमदाबाद लिखा जाए और उसके नीचे अंडरलाइन की जाए, तो यहाँ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देख लेते हैं, पेड़ हमें फल, फूल, जड़ देते हैं। पेड़, फल, फूल, जड़, इन सभी के नीचे अंडरलाइन की जाए तो यहाँ हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, तो इसका नाम नहीं दिया गया है। पेड़, सभी प्रकार के पेड़ हमें क्या देते हैं? फल, फूल,
जड़, जड़ यानी मूल, जो पेड़ के जो मूल होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ यानी यहाँ पानी नहीं है, जड़ यानी मूल शब्द। तो यहाँ पर पेड़ हमें फल फूल जड़ छाल और बीज देते हैं। तो यहाँ जड़ का मतलब क्या है, जड़ यानी पेड़ के जो मूल होते हैं उससे हम जड़ कहते हैं। तीसरा देख लेते हैं। कीर्तिदेव ने एक बड़ी सेना तैयार की। तो यहाँ सेना जो है और कीर्तिदेव है, तो कीर्तिदेव नाम हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और सेना वो समूह को सूचित करता है, तो वो समूहवाचक। तो यहाँ पर 2 अंडरलाइन की गई हो, 3 अंडरलाइन की गई हो, आपको यह बताना है कि वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो कीर्तिदेव जो है वह एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और सेना जो है वह समूह को सूचित करता है, वो समूहवाचक हो गई। चौथा है लोहा गरम होना चाहिए, तभी वह अच्छा घाट देता है। लोहा गर्म होना चाहिए, तो लोहा, तो यह हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। ईर्षा बड़ी खान है, ईर्षा बहुत बड़ी खान है, तो ईर्षा जो है वह भाववाचक है। तो इस प्रकार वाक्यों में से आपको इस प्रकार अंडरलाइन किया गया होगा। आपको कौन सी संज्ञा है उसके प्रकार के द्वारा हमें लिखना है कि भाई यह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो इस प्रकार हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में आपके पास मैं फिर से एक नया पॉइंट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ।